Hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. So everyone please confirm बेटा am I audible, am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग confirm कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone let me know in the chat box am I audible, am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग फटाफट confirm कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. सो एक बार ऐप पर भी चेक कर लेते हैं क्लास लाइव हो गई है यस और नो. So let me know in the chat box am I audible, am I visible clearly to all of you? यस तो ऐप पर भी क्लास लाइव हो चुकी है. सो जो लोग भी ऐप पर क्लास देख रहे हैं दे कैन कमेंट. सो अकॉर्डिंगली आई विल रिप्लाई. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. और ये जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के क्रैश कोर्स में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. किन किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन? सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साथ साथ ऐसे बच्चे जो जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग से पेपर देने वाले हैं इस बार गेट 2026 का. तो उन सभी लोगों के लिए डिस्कशन यूज होने वाला टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर दैट इज द एरियल फोटोग्रामेट्री और फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग. तो सेशन को स्टार्ट करते हैं. इसके पहले हम लोगों ने लैंड सर्वेइंग का कंसेप्ट देख लिया है. तो रिमेनिंग टॉपिक्स में अगर अभी हम लोग बात करें किन किन टॉपिक्स की डिटेल में बात करने वाले हैं, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ऑल दिस टॉपिक्स विल बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. चलिए भाई, तो एरियल फोटोग्रामेट्री की बातचीत कर लेते हैं और सारे कंसेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं. तो आई होप अभी तक ये सबको पता चल चुका है कि प्रेप हॉरिजन का ऐप लॉन्च हो चुका है. इस क्यूआर की हेल्प से आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और गेट प्रिपरेशन के लिए जितने भी इनिशिएटिव है उन सभी इनिशिएटिव को आप एक्सेस कर सकते हैं. जो बच्चे यूट्यूब से इन क्लास को देख रहे हैं या आगे देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो सभी लोग यहाँ से ऐप में जाके इस क्लास के पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे. तो डू डाउनलोड द ऐप और सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो लिंक की हेल्प से, क्यूआर की हेल्प से या डायरेक्टली भी सर्च करके आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. तो जिन भी लोगों ने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, गेट 2026, 2027, 2028 इन सब के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव हैं. तो उन सभी को आप एक्सेस करिए विद द हेल्प ऑफ द ऐप. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो हम लोग बात कर रहे थे जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की. तो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के अगर सिलेबस की बात किया जाए तो आज जो टॉपिक हम लोग को कंप्लीट करना है दैट इज द फोटोग्रामेट्री. तो पार्ट B1 का ये पार्ट रहने वाला है दैट इज द एरियल फोटोग्रामेट्री. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सिलेबस. और उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं. तो मेन मेन मुद्दा क्या है? टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ क्या होता है, फ्लाइंग हाइट का कंसेप्ट क्या है, स्केल क्या है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, स्टीरियोस्कोपी की यहाँ पर बात की गई है, 3D मॉडल, हाइट डिटर्मिनेशन यूजिंग द पैरेलक्स बार और डिजिटल इवेल्युएशन मॉडल. तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक है. अब इनमें से अगर कुछ टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जो हमें रिवाइज करने हैं, उन पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ फोटोग्रामेट्री सर्वे. सबसे पहले समझ लेते हैं फोटोग्रामेट्री सर्वे होता क्या है. तो सर्वेइंग का मतलब होता था सर कलेक्शन ऑफ द डेटा. डेटा को कलेक्ट करना, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना विद द हेल्प ऑफ द लीनियर मेजरमेंट, विद द हेल्प ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट. ये अब तक हम लोगों ने पढ़ा था इन द केस ऑफ बेसिक सर्वेइंग कि सर डिस्टेंसेस को मेजर करके, डिस्टेंस में भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, या फिर एंगल्स को मेजर करके, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को मेजर करके हम किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन करते थे. यस और नो. और वो पॉइंट आपका अबव द अर्थ सरफेस हो सकता है, बिलो द अर्थ सरफेस हो सकता है, या फिर ऑन द अर्थ सरफेस हो सकता है. इसके लिए आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किए और एंगुलर मेजरमेंट की भी बातचीत हम लोगों ने करी थी. हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, ये पूरा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द केस ऑफ बेसिक सर्वेइंग. सर्वेइंग का जो दूसरा हिस्सा है जिसको आप बोल सकते हैं मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स, जब आपका एरिया बहुत लार्ज है,
उस केस में हम लोग बेसिक सर्वेइंग को ऑप्ट ना करके कुछ सर्वेइंग के एडवांस मेथड को देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग, जिनमें से पहला मेथड जो है वो फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग का है। तो डेफिनेशन की अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होने वाला है? कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी भी आपको डेटा कलेक्ट करना है, अभी भी आपको पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है। अब उसके लिए आप क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं? फोटोग्रामेट्री का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की हेल्प से आप अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले कुछ और बातें इसके मैं बता देता हूं आपको, जो आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। तो फोटो, अभी मैंने जो डिस्कस किया फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग के बारे में, फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग के बारे में। तो फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग का मतलब क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सर्वेइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स के फॉर्म में आप डेटा क्या करने वाले हैं? किसी भी ग्राउंड की, किसी भी फीचर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गया? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार मैं कमेंट तुम लोग के थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कमेंट आप लोग का मिस ना हो, ठीक है? यस। अब देखो, ये फोटोग्रामेट्री बेसिकली दो तरीके की होती है। टाइप ऑफ फोटोग्रामेट्री की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोटोग्रामेट्री। एक होता है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और एक होता है एरियल फोटोग्रामेट्री। इनमें क्या फर्क है? तो पहला जो फोटोग्रामेट्री का फॉर्मेट है, दैट इज द टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, और दूसरा फोटोग्रामेट्री हो गया आपका एरियल फोटोग्रामेट्री। सर अब इन दोनों में क्या फर्क है ये भी समझा दीजिए। दोनों ही फोटोग्रामेट्री के तरीके हैं, दोनों में ही आपको क्या करना है? डेटा कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ। टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और एरियल फोटोग्रामेट्री में बेसिक जो डिफरेंस है कि फोटोग्राफ जब आप ले रहे हैं किसी भी जगह की, तो क्या इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर वाइल टेकिंग द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लेते समय अगर आप किसी भी तरीके से ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, तो वो सभी फोटोग्राफ्स या वो सभी फोटोग्रामेट्री की जो तरीका आप यूज कर रहे हैं फोटोग्रामेट्री का, उसको हम लोग बोलने वाले हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ग्राउंड में विद द हेल्प खड़े होके विद द हेल्प ऑफ द कैमरा किसी जगह की फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूं टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, तो ऐसे फोटोग्रामेट्री को और ऐसे फोटोग्राफ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ। अगर एक्सपोजर स्टेशन कैमरा while taking the photograph is not in the contact of the ground with the ground, अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में आपका कैमरा नहीं है जिस समय आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, वो कहां पर है? एयर में है, तो ऐसे फोटोग्रामेट्री को हम लोग बोलेंगे एरियल फोटोग्रामेट्री। बेसिक फर्क क्लियर हो गया? तो अगर आप ग्राउंड में हैं या किसी बिल्डिंग के टॉप पे हैं, अल्टीमेटली क्या, अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे भी हैं तो वहां से भी क्या है, वहां पर भी अल्टीमेटली आप किसी न किसी तरीके से ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो उस फोटोग्राफ को या उस तरीके को भी आप टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री बोलने वाले। हाँ, किसी एयरक्राफ्ट में, किसी बलून में, हाँ, आपने कैमरा इंस्टॉल कर दिया। ड्रोन में आप आजकल बहुत कॉमन देखते हैं आप ड्रोन के कंसेप्ट को, उसमें कैमरा माउंटेड है, अलग अलग एयर में रहते हुए ही अलग अलग पोजीशन से वो फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो फोटोग्रामेट्री का जो तरीका होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं एरियल फोटोग्रामेट्री, और एरियल फोटोग्रामेट्री में जो फोटोग्राफ्स हम लोग कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं एरियल फोटोग्राफ। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और एरियल फोटोग्रामेट्री। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हमें टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री के बारे में बातचीत नहीं करनी होती है। तो चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस हो, चाहे वो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस हो, मेजरली ये डील करता है एरियल फोटोग्रामेट्री से। और जस्ट अभी क्लास स्टार्ट होते ही मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था गेट का ऑफिशियल सिलेबस जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां पर भी क्लियरली मेंशन है वी नीड टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द एरियल फोटोग्रामेट्री। करेंगे बात। तो यहाँ ये क्लियर हो गया सभी को। टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और एरियल फोटोग्रामेट्री में क्या फर्क है? टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और एरियल फोटोग्रामेट्री में क्या फर्क है? एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर कैमरा इज नॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, ऐसे फोटोग्रामेट्री को बोलेंगे एरियल फोटोग्रामेट्री।
और अगर एक्सपोजर के टाइम पे फोटो क्लिक करते समय कैमरा आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उसको आप बोल देंगे टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। क्लियर है? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे बेटा। एवरीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन इज क्लियर टिल नाउ। पूछ लिया जाता है यहाँ से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, इनसे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं आपको। अगला जो डिस्कशन आता है कि टेरेस्ट्रियल एरियल फोटोग्रामेट्री में अगर हम लोग आगे पढ़ें तो कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं जहां से आप इस एरियल फोटोग्रामेट्री को अंजाम दे सकते हैं। तो कौन कौन से व्हीकल हैं जो रिक्वायर्ड हैं कैमरे को एयर में ले जाने के लिए। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट कि आपने एक बलून में क्या लगा दिया, कैमरा इंस्टॉल कर दिया। ड्रोन का कंसेप्ट आप देखते हैं, यस और नो, या फिर एयरक्राफ्ट की बात कर लें तो ये सभी वो व्हीकल हैं, ये सभी वो माध्यम हैं जिनकी हेल्प से आप कैमरे को माउंट करके अलग अलग पोजीशन से फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। और वहां से क्या मिलने वाला है आपको, इन सभी की हेल्प से प्लस क्या चाहिए अपने को, इनके साथ साथ अपने को चाहिए एक एरियल कैमरा। और इसके बाद हम यहाँ से किसी भी जगह की क्या कर सकते हैं, ये हमें मिल जाएंगी यहाँ से एरियल फोटोग्राफ्स। ये हमें कलेक्ट करना है एरियल फोटोग्राफ। और इन एरियल फोटोग्राफ को सिलेबस का दूसरा पार्ट आपने देखा था, दैट वाज रिलेटेड टू द स्टीरियोस्कोपी। तो स्टीरियोस्कोपी बेसिकली होता क्या, अगर आसान भाषा में अभी समझें तो स्टीरियोस्कोपी होता है ये जो एरियल फोटोग्राफ है, क्योंकि फिजिकली आप उस ग्राउंड को या उस जगह पे जहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसको इंस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो भी इंफॉर्मेशन अब आप निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एरियल फोटोग्राफ। और इन एरियल फोटोग्राफ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की विद्या को बोलते हैं स्टीरियोस्कोपी। समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछे स्टीरियोस्कोपी क्या होता है तो यस, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज द स्टीरियोस्कोप। तो स्टीरियोस्कोप की हेल्प से हम इस इमेज की एनालिसिस करते हैं, इन इमेजेस की डेटा प्रोसेसिंग करते हैं और रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। ये पूरी जो विद्या है, ये पूरा जो प्रोसेस है, इसी को आप बोलते हैं स्टीरियोस्कोपी। तो पैरेलैक्स बार का कंसेप्ट क्या होता है, पैरेलैक्स क्या होता है, स्टीरियोस्कोपी क्या होता है, ये सभी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं फोटोग्रामेट्री का वो पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साथ साथ जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन होगा जियोमेट्रिक के लिए, ऑब्वियसली होगा, तो उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द कॉमन पार्ट जो कि डिस्कशन यूजफुल होने वाला है हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि सर्वेइंग में हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ से आज बिल्कुल 2 नंबर का सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है साहब। तो एरियल फोटोग्रामेट्री, अगला डिस्कशन आता है टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ। अब एरियल फोटोग्राफ के क्या क्या टाइप हैं ये आपको समझने। तो यहां पर बेसिकली 3 तरीके के फोटोग्राफ की हम लोग बात करते हैं। एक तो है वर्टिकल फोटोग्राफ, एक है वर्टिकल फोटोग्राफ, अभी मैं समझा दूंगा क्या कंसेप्ट है। दूसरा होता है टिल्टेड फोटोग्राफ, और तीसरा होता है आपका ऑब्लिक फोटोग्राफ। ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो ये 3 तरीके की फोटोग्राफ का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं फॉर एरियल फोटोग्राफ्स। एरियल फोटोग्राफ्स के लिए 3 तरीके की फोटोग्राफ्स की आप बात कर रहे हैं, वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ, टिल्टेड एरियल फोटोग्राफ और ऑब्लिक फोटोग्राफ। अब ऑब्लिक फोटोग्राफ के भी 2 केस होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक होता है लो ऑब्लिक फोटोग्राफ, एक होता है लो ऑब्लिक फोटोग्राफ, और एक दूसरा होता है हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। अब ये लो ऑब्लिक फोटोग्राफ, हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ, टिल्टेड फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होते हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, एरियल फोटोग्रामेट्री में जो हमारा कैमरा होगा वो एयर में होगा। ये बात तो सभी को समझ में आ गई। एयर में कैमरा कैसे हो सकता है, वो कैमरा आप प्लेस कर सकते हैं बलून में, वो कैमरा आप प्लेस कर सकते हैं एयरक्राफ्ट में, वो कैमरा आप इंस्टॉल कर सकते हैं ड्रोन में, ठीक है।
तो अल्टीमेटली मीडियम क्या रहने वाला है, कहाँ पर ये कैमरा होगा, वो एयर में होगा। ये बात समझ में आ गई। अगला डिस्कशन आता है कि सर ये फोटोग्राफ्स को थोड़ा सा बताइए। तो इसको समझने के लिए पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। दो कंसेप्ट हैं जिनकी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, या इसी को बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सिस। क्या बोल सकते हैं? या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये क्या होता है ये समझेंगे। और दूसरा हमें समझना है एक्सिस ऑफ कैमरा, एक्सिस ऑफ कैमरा। ये दो अगर चीजें क्लियर हैं तो बहुत आसानी से हम लोग इन सभी फोटोग्राफ्स का क्लासिफिकेशन समझ पाएंगे। कौन सी दो चीजें आपको पता होनी चाहिए? एक तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या है, या फिर वर्टिकल एक्सिस की पोजीशन क्या है किसी भी जगह पे। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ कैमरा, एक्सिस ऑफ कैमरा क्या है, दैट यू शुड नो। तो जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह पे आपको अगर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो क्या तरीका है? एक प्लम्बॉब ले लो। प्लम्बॉब सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो मेरे पास होगा भी, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। है तो ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लम्बॉब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को समझना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक थ्रेड की हेल्प से, इसमें थ्रेड अरेंजमेंट रहता है, और मैं इस प्लम्बॉब को फ्रीली छोड़ दूं। कुछ समय बाद ये फाइनली प्लम्बॉब किसी पोजीशन पे रुकेगा, और तुम्हें नहीं लगता है कि ये प्लम्बॉब का जो पॉइंट है ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? Whenever the plumb bob is going to be stable, ultimately it will represent the direction of gravity at that particular point. Yes or no? And that direction of gravity we can also refer as the vertical axis, because whatever will be the direction of gravity, it is always going to be the perpendicular to the earth surface. ये हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी वो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है बात सभी को? तो आई होप आप सभी इन टर्म्स को समझ पा रहे हैं। तो किसी भी जगह पे अगर वर्टिकल एक्सिस निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो बहुत आसानी से प्लम बॉब की हेल्प से, प्लम बॉब की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट नेक्स्ट? दूसरा टर्म आपने बोला सर एक्सिस ऑफ कैमरा। अब कैमरा है तो लेंस होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। नेगेटिव इमेज का कंसेप्ट, पॉजिटिव इमेज का कंसेप्ट, ये सब बेसिक चीजें आपको पता है। तो अगर भैया लेंस होगा तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैमरा। इस डब्बे को मैं यहां पर ऐसे तुम्हें दिखाता हूं समझाने के लिए। ये कैमरा है, तो इसके ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने वाली एक लाइन, इसके ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से पास होने वाली लाइन, क्या मैं इसको एक्सिस ऑफ कैमरा बोल सकता हूं? क्या मैं इसको एक्सिस ऑफ कैमरा बोल सकता हूं? ये एक्सिस अलग है, ये एक्सिस जो है वो अलग है, एक एक्सिस और है। एक से एक नमूने। खैर एनीवे, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सिस ऑफ कैमरा की। क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर हो गई? तो दो टर्म रिक्वायर्ड थे जो हमें पता होने चाहिए, वन इज द एक्सिस ऑफ कैमरा एंड वन इज द वर्टिकल एक्सिस। अब अगर ये दोनों बातें पता है तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीन तरीके के जो फोटोग्राफ है वो फर्दर क्लासिफिकेशन आपने किया है एरियल फोटोग्रामेट्री का, इनकी कहानी क्या है। पहला पार्ट मैंने बोला, इफ वर्टिकल एक्सिस एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, ये सभी कुछ कब बात कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर के टाइम में अगर बात करें, इफ द वर्टिकल एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ कैमरा, किसी भी जगह पे टाइम ऑफ एक्सपोजर पे वर्टिकल एक्सिस और एक्सिस कैमरा आर कोइंसाइडिंग। अगर ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो फोटोग्राफ आप क्लिक करेंगे उसको हम लोग बोलने वाले हैं वर्टिकल फोटोग्राफ। सर हमें देखना है, सब देखना सर। ये एयरक्राफ्ट, इससे अच्छा हम बना नहीं पाएंगे, और ये एयरक्राफ्ट में लगा हुआ मान लो फॉर एग्जांपल कैमरा। तो ये कैमरा है
और ये मान लो कोई ग्राउंड है जिसका आप क्या कर रहे हैं, फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ कैमरा, ये आपके कैमरे की एक्सिस हो गई एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोजर के समय। और अगर यहीं पे मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो सर यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं सेम सेम, दिस ग्रीन वन इज द वर्टिकल एक्सिस, इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, हाँ या ना? अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं तो ऐसी सिचुएशन पे इस ग्राउंड की जो भी फोटोग्राफ आप क्लिक करेंगे, तो इन दिस वे वी आर टेकिंग द फोटोग्राफ एट द फोकल लेंथ, वॉट एवर विल बी द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पे हमें मिल जाएगी, कैमरा पे मिल जाएगी एक इमेज, ये आपकी फोटोग्राफ है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द फोटोग्राफ। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा भैया, एक्चुअल में द फोटोग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज द प्लेन, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा। इसको क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा। क्लियर है, क्लियर है सभी को ये बात? तो क्या मैंने बोला, अगर वर्टिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ कैमरा कोइंसाइड कर जाए, ऐसी फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ आपको मिल रही है आज के बाद इसको बोल देंगे परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ। अब इस फोटोग्राफ की भी कुछ कंडीशन है जो आपको समझना है। अगर किसी भी जगह की आप परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ ले लें, ध्यान से सुनना, एनी हाउ इफ यू आर एबल टू टेक द परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ ऑफ एनी प्लेस, it will correctly resemble the map of that ground. You can directly use that photograph as the map of that ground, because क्या है, true vertical perfect vertical photograph होती जो, that is the correct orthographical projection, ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन जो है एग्जैक्ट ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन होगा, एंड इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज द मैप। डायरेक्टली इस हम लोग फोटोग्राफ को एज अ मैप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो एरियल फोटोग्राफी के केस में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला डिस्कशन देख लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन। दूसरा आपने बोला टिल्टेड फोटोग्राफ, दूसरा आपने बोला टिल्टेड फोटोग्राफ। क्या है, फिर से वही कहानी बनाते हैं, ये एयरक्राफ्ट है, ये कैमरा है, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं रखते हैं, देखो क्या हुआ कहानी, देखो वर्टिकल में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस ऐसे ही है। अब आप फोटोग्राफ लेते समय मान लो किसी भी वजह से एयरक्राफ्ट की सिचुएशन ये थी, और दिस वाज योर पोजीशन ऑफ द कैमरा, एंड दिस इज योर एक्सिस ऑफ कैमरा। इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज योर एक्सिस ऑफ कैमरा। एक यहाँ पे नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज द टिल्ट एंगल, दैट इज नोन एज द टिल्ट एंगल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। क्या है कहानी, ये क्या हुआ, अब एक्सिस ऑफ कैमरा और वर्टिकल एक्सिस कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। अब ये कई वजह से हो सकता है, देखो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट एक अच्छी खासी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यस और नो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक द परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ, यस और नो। देयर विल बी द डिस्टर्बेंस ड्यू टू द विंड ऑल्सो, देयर विल बी द डिस्टर्बेंस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑल्सो, यस और नो। तो क्या होता है कि ये जो टिल्ट आ गया है, दिस एंगल, द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ कैमरा इज नोन एज द टिल्ट एंगल। ध्यान देने वाली बात ये कि ये टिल्ट हम चाहते नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ द टिल्ट एंगल इज वेरी स्मॉल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस टिल्ट इज अनइंटेंशनल। ये टिल्ट कैसा हुआ है, अनइंटेंशनल है। अगर ऐसी सिचुएशन में जो भी फोटोग्राफ आप क्लिक करेंगे, दैट फोटोग्राफ विल बी नोन एज द टिल्टेड फोटोग्राफ। तो टिल्टेड फोटोग्राफ के बारे में क्या पता होना चाहिए, ये जो आपका टिल्ट आ गया है इसकी वैल्यू जनरली लेस देन 3 डिग्री, ठीक। टिल्ट बहुत स्मॉल है, लेस देन 3 डिग्री है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टिल्ट इज
अनइंटेंशनल। ऑपरेशनल डिफिकल्टी की वजह से, ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से हमारा ये टिल्ट हुआ था। देयर वॉज सर्टेन एंगल बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ कैमरा, दिस टिल्ट वी हैव नॉट प्रिस्क्राइब्ड। ये इंटेंशनली हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया था। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसी बात पे मूव कर जाते हैं फटाफट फुर्ती के साथ तीसरे नंबर की फोटोग्राफ, जिसको आप बोलते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ, जिसको आप बोलते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ। अब ऑब्लिक फोटोग्राफ की कहानी क्या है? ऑब्लिक फोटोग्राफ और टिल्ट फोटोग्राफ में क्या फर्क था, टिल्टेड फोटोग्राफ में क्या फर्क था? कि दोनों में टिल्ट एंगल होगा, ये बात तो सही है, लेकिन टिल्टेड फोटोग्राफ के केस में जो टिल्ट था दैट वाज अनइंटेंशनल, ना चाहते हुए भी वो टिल्ट हो गया था। लेकिन अब हम सोच समझकर, जानबूझ के, पूरी बुद्धि लगा के, पूरा विवेक लगा के, पूरी एनालिसिस करके, while taking the photograph we want to provide the intentional tilt। क्या बोल दिया आपने? अगर हम इंटेंशनल टिल्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ। इफ वी आर प्रोवाइडिंग द इंटेंशनल टिल्ट, that means if we are providing the intentionally we are providing the angle between the axis of the camera and the vertical axis, that photograph will be known as the tilted photograph, sorry, that photograph will be known as the oblique photograph। क्लियर है? अभी तक मैंने आपको ऑब्लिक की डेफिनेशन बताई थी। अगला डिस्कशन आता, सर अभी अभी आपने पीछे बोला था कहीं कि जो ऑब्लिक फोटोग्राफ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक। आओ इसको समझे, समझ लो आज तुम। तो लो ऑब्लिक फोटोग्राफ की कहानी क्या है ये भी समझ लेते हैं, और साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ की कहानी क्या है। ठीक है साहब, समझिए लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक की कहानी क्या है, इसको समझ लेते हैं। लो ऑब्लिक के केस में जो हॉरिजन है, लो ऑब्लिक के केस में फोटोग्राफ पे हॉरिजन जो होगा वो इट विल नॉट बी विजिबल। फोटोग्राफ में हॉरिजन विजिबल नहीं होगा, फोटोग्राफ में हॉरिजन विजिबल नहीं होगा। और हाई ऑब्लिक के केस में हाई ऑब्लिक के केस में ये जो हॉरिजन है ये विजिबल होगा। ठीक है, मतलब जैसे यहां पर टिल्ट एंगल विल बी स्मॉल, जनरली लेस देन 3 डिग्री, और यहां पर टिल्ट एंगल जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तुम्हें समझाने के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस हो जाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ कैमरा। तो ये टिल्ट एंगल है, दिस इज द एक्सिस ऑफ, इसको आप बोल दोगे एक्सिस ऑफ कैमरा, एंड हेयर दिस टिल्ट एंगल विल बी मोर समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ कैमरा। क्लियर है? तो एक में आपको क्या होने वाला, एक में हॉरिजन विजिबल होगा, एक में हॉरिजन विजिबल नहीं होगा। तो सर हम जानना चाहते हैं ये हॉरिजन नाम की चीज होती क्या है, बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो लो बता देते हैं। अबे कहाँ गया? तो ये सब वैसे पता होगा तुम्हें, हाँ? चलो नहीं पता है तो बताने की कोशिश करते हैं। देखो, तो ये आपको दो फोटोग्राफ, इन दोनों फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। हॉरिजन वो जगह होती जहां पर धरती और आसमान आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं, ये मेरे नाम का मतलब भी है। हाँ, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, क्षितिज। क्या बोलते हैं? द प्लेस जहां पर अर्थ और स्काई अपीयर्स टू मीट, होते नहीं, मिलते नहीं है, हाँ दिखाई देते हैं, लगता है ऐसा कि मिल रहा है। जैसे अगर आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज नोन एज द हॉरिजन। जहां पर आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे तो हॉरिजन विजिबल है,
और अगर सेम इस फोटोग्राफ में आप बात करेंगे तो यस, दिस इज नॉट परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ, ये दोनों ही वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं है, बट इन दिस केस हॉरिजन इज नॉट विजिबल। तो दोनों टिल्टेड फोटोग्राफ हैं, दोनों ऑब्लिक फोटोग्राफ हैं, टिल्ट एंगल कम है, टिल्ट एंगल ज्यादा है, हॉरिजन विजिबल नहीं है, हॉरिजन विजिबल है। क्लियर हो गया सभी को? तो यहां पर इस तरीके से हम लोगों ने सफलतापूर्वक निपटा दिया टॉपिक, दैट इज द टाइप ऑफ फोटोग्राफ। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। बता सकते हैं भाई। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, तो इसको क्लियर कर दिया जाएगा। और इफ द इंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, तो भी बता देंगे चैट बॉक्स में। अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, देन ऑल्सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हाँ भाई, तो जो भी जिस जहां से भी क्लास को देख पा रहा है, ऐप पर या यूट्यूब पर जहां से भी आप क्लास देख रहे हैं, दोनों ही जगह के कमेंट मेरे को शायद विजुअल हैं। तो अगर यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट एंड क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। और नहीं है भाई तो तमीज से कंफर्म भी कर दो। चलें फिर आगे बातचीत करिए। शुड बी मूव फर्दर, आगे डिस्कशन कर लिया जाए भाई। चलिए, तो ये आपने एरियल फोटोग्रामेट्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ क्या होता है, ये पढ़ लिया। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है रिलेटेड टू, इसके पहले भी एक टॉपिक आता है बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने बातचीत कर ली, जैसे परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होता है, टिल्टेड फोटोग्राफ क्या होता है, हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ क्या होता है, लो ऑब्लिक फोटोग्राफ क्या होता है, कैमरा एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, ये सारी बातें क्लियर है। अब दो तीन पॉइंट और हैं। टिल्ट एंगल क्या होता है, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस। द बाइसेक्टर ऑफ द टिल्ट एंगल, टिल्ट एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, यहां पर देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द वर्टिकल एक्सिस एंड दिस वॉज द एक्सिस ऑफ द कैमरा, इसको मैं कैमरा एक्सिस बोल देता हूं। यहां कहीं आप बोल लो सर फोटोग्राफ मिलेगी, दिस एंगल इज नोन एज द टिल्ट एंगल, इस एंगल को आपने बोला था टिल्ट एंगल। द बाइसेक्टर ऑफ दिस टिल्ट एंगल, अगर मैं ये बाइसेक्टर यहां पे बना दूं आधा आधा, दिस एंगल वी विल t बाई टू एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू t बाई टू। ये फोटोग्राफ में जहां पर कनेक्ट करेगा, जहां पर कट करेगा, जहां पर मीट होगा, इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? द बाइसेक्टर ऑफ द टिल्ट एंगल इज गोइंग टू कनेक्ट और मीट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेन इज एट द पॉइंट, एंड दैट पॉइंट विल बी रिफर्ड एज द फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट। जनरली इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी को एक्सटेंड कर दें तो जहां पर ये लाइन कट करेगी, कहां पर, ग्राउंड में, तो इसको बोल देते हैं ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग लगभग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने क्लियर कर ली है। और किस तरीके से फोटोग्राफ का, ये आपका एक्सपोजर, स्टेशन, लेंस, पोजीशन ऑफ लेंस है, कैसे आपकी पॉजिटिव फोटोग्राफ आप यहाँ पर क्लिक कर पा रहे हैं, और कैसे उसका फॉर्मेशन होगा निगेटिव का, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। और ये आपका एक्चुअल ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सारी बातें क्लियर है? कौन है भाई? ये सारी बातें क्लियर है सभी को? यस और नो? यस और नो? चलिए, तो अब इसमें आगे कुछ काम की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ। पूरे फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ये बोल सकते हैं
स्केल एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब स्केल में भी हम लोग देखो, स्केल का बेसिक कंसेप्ट हम लोग को पता है। बेसिक सर्वेइंग में जो अब तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे, आप बोलते थे स्केल हम लोग यूज करते हैं मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं। यस और नो? स्केल के अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्केल को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1:100, 1/100, हाँ, और आरएफ के फॉर्म में। तो दीज आर द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में भी स्केल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर का मतलब क्या हो गया? वॉट एवर द डिस्टेंस 100 मीटर इज ऑन द ग्राउंड, उसको पेपर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मैप पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अगर ऐसा कर रहे हैं तो द स्केल वी आर यूजिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट मैप विल बी रिफर्ड एज 1:100। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेकिन अगर मैं, जैसा अभी आपने बोला कि सर ठीक है, किसी सर्टेन हाइट से हम लोगों ने एरिया को कवर करते हुए फोटोग्राफ क्लिक कर दी, अब अगर उस फोटोग्राफ की हेल्प से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल उस फोटोग्राफ में कोई 2 पॉइंट हैं, उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, या सिंपल बोल देते हैं उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू शुड नो द स्केल ऑफ दैट फोटोग्राफ। जैसे जैसे हाइट चेंज होगी आपके एक्सपोजर स्टेशन की, वैसे हमारे लिए गए फोटोग्राफ का स्केल भी तो चेंज हो जाएगा। और यहां तो हम सभी लोग, इतनी बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि सर अगर हमें स्केल नहीं पता है तो किसी भी मैप से करेक्ट इंफॉर्मेशन को के बारे में कमेंट कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। यस और नो? सही इंफॉर्मेशन आप दे पाए, बता पाए, उसके लिए स्केल का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये बातें हम लोग को अच्छे से पता है। तो अभी तक जैसे हम लोग मैप के लिए स्केल डिफाइन कर रहे थे, अब हम लोग वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए अगर स्केल को डिफाइन करते हैं तो क्या बोला गया? स्केल ऑफ द फोटोग्राफ विल बी फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मैप की जगह क्या रिप्लेस हो गया? फोटो। अब देखो, सिंपल जियोमेट्री से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैं इसके रिजल्ट्स में आता हूं। सिंपल अगर मैं मुद्दे पे बात करूं तो सबसे पहला जो स्केल का डेफिनेशन आप करते हैं, S इज इक्वल टू F अपॉन H माइनस H। सर ये क्या नोटेशन है? मैं बता देता हूं। S इज द स्केल ऑफ फोटोग्राफ। बहुत बढ़िया। जनरली आरएफ के फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आरएफ के फॉर्म में स्केल को रिप्रेजेंट करने का एक बेनिफिट था। आरएफ के फॉर्म में जब कभी भी हम लोग स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट कन्वर्जन का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, बिकॉज आरएफ इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो 1:10 देयर विल बी नो यूनिट। इसका सिंपल सा मतलब क्या? 10 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड विल बी इक्वल टू द 1 यूनिट ऑन द पेपर। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो यूनिटलेस रिप्रेजेंटेशन जो स्केल का होता है, उसी फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं आरएफ। तो आरएफ के फॉर्म में स्केल को यूज करना हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहता है, टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स और कन्वर्जन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको खत्म करने के लिए। ठीक है सर? तो एस हो गया स्केल। कैपिटल एच जो होता है दैट इज नोन एज द फ्लाइंग हाइट। फ्लाइंग हाइट। और स्मॉल एच इज द एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ पॉइंट और ग्राउंड। किसी पॉइंट का या फिर ग्राउंड का जो एलिवेशन है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एम स्मॉल एच से। सर अगर डायग्राम में बता देते तो और अच्छा होता समझने में। तो फॉर एग्जांपल ये मान लो ग्राउंड लेवल है, मान लो ये क्या है? दिस इज द ग्राउंड लेवल। यहां कहीं तुम्हारा एयरक्राफ्ट मूव कर रहा था और ये आपने एक ग्राउंड की फोटोग्राफ ली। लेट्स से दिस इज द फोटो। डायग्राम इज नॉट इन स्केल। डायग्राम जो है वो स्केल पे नहीं है, और ये आपने वर्टिकल फोटोग्राफ एक क्लिक करी, कर ली भाई। तो जाहिर सी बात, अगर ग्राउंड है तो इसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लो ये रेफरेंस जो है उसको आपने क्या बोल दिया? मीन सी लेवल। तो सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल एच। तो दिस इज गोइंग टू बी द कैपिटल एच। इसी को आप बोल रहे हैं दैट इज द फ्लाइंग हाइट।
एक्सपोजर स्टेशन की रेफरेंस से मीन सी लेवल से जो हाइट है उसको आपने बोल दिया कैपिटल एच। क्लियर है? तो ये बात हो गई कैपिटल एच की, ये बात हो गई कैपिटल एच की। ठीक है सर, ये बात भी पता चल गई। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ग्राउंड लेवल था, जो ग्राउंड सरफेस दिख रही है, उसकी मीन रेफरेंस से जो हाइट है दैट इज नोन एज द स्मॉल एच। तो कैपिटल एच क्या है, स्मॉल एच क्या है, और दिस इज नोन एज द फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंथ से जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अबे कलर कहाँ चलेगा जीवन में, रंग ही में उड़ गए हैं। हाँ? तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एफ। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल एफ। क्लियर है सभी को यहां तक की बात? तो ये अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे थे तो उसके लिए वी कैन रिप्रेजेंट द स्केल इन दिस वे। ये जर्नल सबसे सिंपल तरीका है फोटोग्रामेट्री में वर्टिकल फोटोग्राफ के स्केल को रिप्रेजेंट करने का। आगे बातचीत कर लीजिए, आगे बातचीत कर ली जाए, आगे बातचीत कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। हम तो पढ़ के आए हैं, हम पढ़ाते रहेंगे, तुम पढ़ लो। दूसरा एक स्केल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्केल। अब ये एवरेज स्केल का कंसेप्ट क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला ग्राउंड दिखाया था आपको प्लेन, अब ग्राउंड की सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है? तो दिस इज योर मीन सी लेवल, बट देयर लेट्स से देयर आर 3 पॉइंट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। सबकी हाइट रेफरेंस से सेम तो नहीं लग रही है। ये स्मॉल h1 है, ये स्मॉल h2 है, और ये स्मॉल h3 है। ठीक है, फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, ये मान लो एक्सपोजर स्टेशन O था और इसकी फोटोग्राफ क्लिक करी तो यू विल गेट द सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर मान लो कोई आपको क्या मिल गई, फोटोग्राफ मिल गई, किस डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा स्मॉल f के बराबर। ठीक, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। तो भाई साहब मामला ये हो रहा है, मामला कैसा हो रहा है हम बता देते हैं। अब आपने बोला सर अब हमें ये जो फोटोग्राफ मिली है इसके लिए एवरेज स्केल डिफाइन करना चाह रहे हैं। अब आपने एवरेज स्केल क्यों बोला? क्योंकि जो भी पॉइंट, अभी जाहिर सी बात है इस फोटोग्राफ में भी ये पॉइंट होंगे, इस फोटोग्राफ में भी ये पॉइंट होंगे। तो ये प्यारा सा पॉइंट है 1, ये प्यारा सा पॉइंट है 2, और ये प्यारा सा पॉइंट है 3। तो फॉर द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम दिस फोटोग्राफ, वी रिक्वायर्ड टू नो, वी शुड नो द स्केल ऑफ दैट फोटोग्राफ। पिछले केस और इस केस में फर्क क्या है? पिछले केस में द ग्राउंड एलिवेशन वाज पैरेलल टू द मीन सी लेवल, तो सभी पॉइंट का एलिवेशन h था। यह पूरे ग्राउंड का एलिवेशन जो था वो h था फ्रॉम द मीन सी लेवल। अब यहां पर अलग अलग पॉइंट का एलिवेशन भी अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? इन दिस सिचुएशन वी कैन डिफाइन द एवरेज स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, और एस एवरेज जो होगा दैट विल बी नथिंग बट f अपॉन h माइनस h एवरेज। ये होगा साहब। सर हमें h एवरेज कैसे निकालना होगा? अबे अगर यहाँ 3 पॉइंट है तो h1 प्लस h2 प्लस h3, नहीं नहीं सर बहुत अनेकों पॉइंट हैं, तो लो अनेक कर दिया। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट। तो अब हम एलिवेशन की कंडीशन को क्या एज्यूम कर रहे हैं? अगर मैं बोल रहा हूं इससे मैं इस तरीके से स्केल निकाल रहा हूं, दैट मीन्स आई एम डिफाइनिंग द स्केल फॉर दिस ग्राउंड। ये कंसेप्ट आपने यूज कर लिया, ये कंसेप्ट आप लोगों ने यूज कर लिया। क्लियर है सभी को? तो ऐप वाले बच्चों के लिए एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं, पता लगे डाउट बेचारे पूछते रह जाएं। तो भैया जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं, यूट्यूब पर स्पेशली देख रहे हैं, वो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलें। ठीक है, हो जाएगा? चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलें।
ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है सभी को? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? तो फिर आगे थोड़ी बातचीत और कर लेते हैं, चले? तो आगे बातचीत कुछ इस तरीके की है। तीसरा स्केल जो और स्केल हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट स्केल वी आर डिफाइनिंग, दैट इज नोन एज द डेटम स्केल, SD। डेटम स्केल का मतलब क्या है समझना। अभी अभी मैंने बताया था ग्राउंड सिचुएशन इज लाइक दिस, .1, दिस इज .2, दिस इज .3। ये आपका मीन सी लेवल था। ये डिफरेंस ये हाइट थी H1 HA 1 ये हाइट थी H2 और ये हाइट थी H3। ऐसी ही सिचुएशन बताई थी। मैंने बोला सर हम इन पॉइंट्स के एलिवेशन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? We will not consider the elevation of all these points, or you can say elevation of the ground for defining the scale। अगर इन सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन कहां पे ले लिया जाए, तो इसको आप मीन सी लेवल बोल दो, इसी को आप रेफरेंस बोल दो, इसी को आप डेटम बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसी को मीन सी लेवल बोल रहे, दैट इज नोन एज ऑल्सो कैन बी ऑल्सो रिफर्ड एज द रेफरेंस, इट कैन ऑल्सो रिफर्ड एज द डेटम। तो इन द केस ऑफ डेटम स्केल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जितने भी ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है, उन सभी के पॉइंट का प्रोजेक्शन कहां पे ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द डेटम इटसेल्फ। मतलब हम वन पोजीशन कहां मान रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये 1 नहीं है, डेटम पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। यस और नो? तो वी हैव टेकन द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द ग्राउंड पॉइंट्स टू द डेटम। और अब अगर हम इस फोटोग्राफ के लिए एक ऐसा स्केल डिफाइन, देखो पूरी फोटोग्राफ में एलिवेशन तो अलग अलग हैं पॉइंट के, लेकिन एक चीज कॉमन है कि पूरी फोटोग्राफ में हर पॉइंट के लिए, या ग्राउंड पे किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर कर लो, हर पॉइंट के लिए डेटम सेम है। तो वॉट एवर स्केल, द डेटम स्केल वी आर गोइंग टू डिफाइन राइट नाउ, दैट विल बी वैलिड फॉर द इंटायर फोटोग्राफ। बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पूरे फोटोग्राफ के लिए डेटम सेम है, तो अगर आप डेटम के लिए कोई स्केल डिफाइन कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी फोटोग्राफ के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। इस बात को समझने में किसी कोई दिक्कत? इस बात को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो क्योंकि अब स्मॉल h का रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन कहां पर ले लिया है? डेटम में ले लिया है। तो यहां से एक स्केल डिफाइन कर सकते हैं, एस डेटम विल बी इक्वल टू F अपॉन कैपिटल H। तो ये 3 फॉर्मूले आपने पढ़ लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जहां पर आपको एक एलिवेशन पता था। एवरेज एलिवेशन के लिए आपने एवरेज स्केल का कंसेप्ट पढ़ लिया, और सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन, ग्राउंड के सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर हम डेटम पे ले लेते हैं, अगर हम रेफरेंस पे ले लेते हैं, मीन सी लेवल पे ले लेते हैं, फॉर दैट ऑल्सो वी कैन डिफाइन अ स्केल, एंड दैट स्केल ऑफ द फोटोग्राफ विल टर्म्ड एज द, विल नोन एज द, उसी को आपने बोला था डेटम स्केल। वी कैन फाइंड आउट द डेटम स्केल इन दिस वे। तो 2 कंसेप्ट मैंने आपको क्विकली फुल रफ्तार के साथ रिवाइज करा दिए हैं फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग के। एक तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी है, बोलो हाँ। और दूसरा मैंने बता दिया स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ। यहां से भर भर के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में 1 नंबर में, 2 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। कर लेना, हो जाएंगे। अगला डिस्कशन आओ सर। तीसरा टॉपिक बताइए, अगर मुझे फोटोग्राफ में कोई 2 पॉइंट पता है जिनके एलिवेशन अलग अलग हैं। पहले प्रॉब्लम समझ लो। सर मेरे पास, मैंने एक फोटोग्रामेट्री करा, एरियल फोटोग्रामेट्री करा, और एरियल फोटोग्रामेट्री की हेल्प से एक फोटोग्राफ मिल गया, और उस फोटोग्राफ में सर कोई 2 पॉइंट थे जो दिख रहे हैं, ए और बी। एक्चुअल में ग्राउंड में जो ये पॉइंट ए और बी हैं, इन दोनों का एलिवेशन सेम नहीं है। सर थोड़ा डायग्राम की हेल्प से बताएंगे तो मजा आएगा। लो मजा ही ले लो तुम जीवन में। तो आपने बोला फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन इज लाइक दिस, दिस इज द पॉइंट ए, और तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसको मैं ऐसे लहरा देता हूं।
दिस इज द पॉइंट बी, इसका एलिवेशन है स्मॉल एच ए और इसका एलिवेशन है स्मॉल एच बी. There is a 2 point on the ground, that is capital A and capital B. Both are having the different elevation, that is small ha and small hp. लेकिन जब आपने इसका फोटोग्राफ क्लिक किया होगा, तो when you have taken the photograph from the point O, तो you will find the position of गलत 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 you will find the position of these 2 points on the photograph, like this is your small a and this is your small b. बोलो. तो सर मेरे पास फोटोग्राफ है जिसमें मुझे 2 पॉइंट स्मॉल ए और स्मॉल बी दिख रहे हैं. मैं इस फोटोग्राफ की डिटेल की हेल्प से क्या इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बारे में पता लगा सकता हूं? मेरी इच्छा यह है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस ए बी. ग्राउंड में इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये मुझे पता लगाना है विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफिक डिटेल. फोटोग्राफ में दोनों पॉइंट मुझे ए और बी दिख रहे हैं. अब मुझे इनकी हेल्प से इन दोनों पॉइंट के बीच में ग्राउंड की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, डिफाइन करनी है. क्या तरीका हो सकता है? ये फोटोग्राफ में तुम्हें लाइन से जो दिखा रहा हूं, एक्चुअल में रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ होगी. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. फोटोग्राफ तो भैया पूरा पेपर होगा. यस और नो? बोल ही नहीं रहो. द फोटोग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. अब तुम यहां सामने से देख रहे हो तो एक लाइन दिखती है, वो लाइन में तुम्हें बार बार दिखा देता हूं, लेकिन एक्चुअल में तो फोटोग्राफ ऐसी है ना भाई. अरे हाँ या ना? ये फोटोग्राफ दिखा दी तुम्हें. ये वाला व्यू दिख रहा है, ये पूरा व्यू दिख रहा है. दिख गया? अब भैया जब ये फोटोग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रही, चलो रेक्टेंगुलर ही ले लें, तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. लो, तो आपने बोला सर ये एक फोटोग्राफ है एक्चुअल में. लो भैया, ये अगर ये फोटोग्राफ है तो भैया इस फोटोग्राफ में क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है. तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई मान लो, और ये वाई एक्सिस हो गई. अब फोटोग्राफ में पॉइंट ए और बी कैसे दिख सकते हैं? तो मान लो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी. ये एक्चुअल फोटोग्राफ थी. इस फोटोग्राफ में पॉइंट ए दिख रहा था, पॉइंट बी दिख रहा था. इसकी अभी दोनों पॉइंट का एलिवेशन भी सेम नहीं है, लेकिन फोटोग्राफ में तो एलिवेशन दिखेगा नहीं. मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जैसे अगर मैं पॉइंट ए के फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स निकालूं, अगर मैं इस फोटोग्राफ की हेल्प से इन पॉइंट्स के फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो क्या ये फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं. जैसे अगर मुझे ए पॉइंट की बात करूं तो एक्स एक्सिस ये है, तो आप बोलोगे सर फॉर एग्जांपल इधर आइए, ये हो गया -x और ये हो गया -y. यस और नो? तो क्या हम यहां पर पहुंच जाएंगे? तो ए पॉइंट्स के फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स मान लो हो गए XA एंड YA. प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन. ऐसे ही स्मॉल b की अगर बात करूं तो स्मॉल XB और स्मॉल YB, दीज आर द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. ये इन पॉइंट्स के फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स होंगे. यस और नो? ये इन पॉइंट्स ए और बी के फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स होंगे. यस और नो? हमें क्या करना है, इस फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इन दोनों पॉइंट, ग्राउंड के पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड पॉइंट ए एंड बी. क्या करें भाई? अगर आप ग्राउंड में इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मुझे यहाँ के ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, XA एंड YA और XB एंड YB. दीज आर द ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल B. अब यार फोटोग्राफ में तो कोऑर्डिनेट्स निकालना आसान था. अब ग्राउंड में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें हम? ग्राउंड में कैसे डिफाइन किए जाएं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं?
अगर ये कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकता हूं अपने बचपन में पढ़े हुए इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला लिखने वाले ने थोड़ी सी गलती कर दी है। क्यों करते हो ऐसी गलतियां, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। रुको भाई, पहले इनकी गलती खत्म करें। हमारा जीवन तो इनकी गलती खत्म करने में चला जा रहा। लो करो भाई, इनकी गलती खत्म करो करो। ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स की अगर बात कर रहे हो आप, तो ये बोलोगे आप एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई ए माइनस कैपिटल वाई बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? गलतियां इन्होंने करी हैं भर भर के, गलतियां इन्होंने करी हैं भर भर के। ठीक है, तो अगर मुझे ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अगर मुझे ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फॉर पॉइंट ए एंड बी, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। देखो ग्रांड लिखे हैं, एक से एक हैं। सोते हुए लग रहा पीपीटी बना दिए हैं। कैसे? सोते सोते नींद में पीपीटी बन गया लग रहा है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? दीज आर द ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स दैट वी कैन फाइंड आउट इन दिस वे। नोटेशन समझ लो। कैपिटल एच फ्लाइंग हाइट, स्मॉल एच ए पॉइंट का एलिवेशन, एफ फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, स्मॉल एक्स से इज द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट। यहां से मिल जाएगा कैपिटल एक्स से। सिमिलरली यहां से मिल जाएगा कैपिटल वाई ए। क्लियर है? आगे मूव कर जाएंगे तो ऐसे ही यहां पे क्या निकाल सकते हैं? ऐसे ही यहां पे निकाल सकते हैं कैपिटल एक्स बी एंड कैपिटल वाई बी। In the same way we can find out the capital XB and capital YB। तो अब इतना करने के बाद अब आपको फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से क्या पता चल जाएंगे? ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। अब आप यहां से निकाल सकते हैं ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स, निकाल सकते हैं। क्या निकाल लिए? ए और बी पॉइंट के कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई ए, कैपिटल एक्स बी, कैपिटल वाई बी। हो गया? तो अब निकाल डालो ए बी। किसने रोका? ये सब लिख दिया है, सब बता दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से ए बी आप निकाल लो। क्या बचा? तो अब मैं निकाल सकता हूं, कहां गया वे, इधर आओ। तो ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। In this way I can find out the ground coordinates, ground distance between the point A and B। ये करना था, हो जाएगा। ये करना था। तो ये तीसरा टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू द एरियल फोटोग्रामेट्री। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला बेसिक टर्मिनोलॉजी, दूसरा स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ, तीसरा आपने पढ़ लिया हाउ वी कैन फाइंड आउट द distance between the two ground points having the different elevation with the help of the photographic coordinates। क्लियर है भाई? एक बार सभी लोग जरा चैट बॉक्स पे कंफर्म करेंगे, तब तक हम थोड़ा एनर्जी ड्रिंक ले लें अपनी। क्लियर है? द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। और नहीं है तो कंफर्म भी करने का कष्ट करते रहें। अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चला जाए आगे, डिस्कशन किया जाए। शुड बी मूव फर्दर। तो ये 3 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए। चौथा टॉपिक जो आता है यहां पर, जो आपको पता होना चाहिए, दैट देखो अगला कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया बेहतरीन प्यारा सा कंसेप्ट है। और यहां से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कैसे कैसे सवाल आते हैं
थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों ही मिलेंगे कहाँ पे, मिल सकते हैं कहाँ पे, गेट 2026 जाओ आएगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक दैट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। पढ़ लेते भाई रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। सवाल अगर आएगा तो कर पाएंगे तब, कब, जब कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। आओ देखो, इसके बाद और भी बातें हैं, बातें तो लंबी चलेंगी। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, तसल्ली से समझते क्या कंसेप्ट है, फिर उसके बाद फिर आगे बातचीत करी जाएगी। ठीक है, देखो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में बहुत कुछ लिख रखा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको जितना समझ में आता है हम वो काम करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हम बताना पसंद करेंगे, रेदर कि हम आपको पीपीटी बांचे बैठ के यहाँ पे। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तुम्हारा मन है तुम कैपिटल डी से कर लो, तुम्हारा मन है तुम किसी भी चीज से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है पहले इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई अपना ग्राउंड है, ये मान लो क्या अपना ग्राउंड है, अच्छी बात है। अब ग्राउंड में तुमने क्या बना रखा है, मान लो फॉर एग्जांपल ये तुमने कोई टावर बना रखा है, ये क्या है टावर, ठीक है, क्या है टावर। इस टावर की जो हाइट है हमें नहीं पता है, इसकी हाइट जो है मान लो स्मॉल एच है, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर है तो कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, जायज बात है भाई, टावर अगर है तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, और वो हाइट क्या है, मान लो स्मॉल एच है, ठीक है। होता क्या है, टावर है तो एक पॉइंट टॉप का होगा, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया कैपिटल टी, और एक पॉइंट इसका होगा बॉटम का, उसको बोल दिया कैपिटल बी। टावर अपनी जगह पे तैनात है, इसे कुछ नहीं पता था, उड़ता उड़ता कोई आया, उड़ता उड़ता कोई आया, कैमरा लेके आया और इस जगह की फोटोग्राफ क्लिक कर लेंगे। हटाओ इसको, उड़ ही रहा है तो फिर ढंग से ही उड़ा दें इसको। उड़ता उड़ता आ रहा था और यहां से इसने एक फोटोग्राफ क्लिक करी, एंड द फोटोग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से इस ग्राउंड की एक फोटोग्राफ ली गई, ये वर्टिकल फोटोग्राफ थी। कहाँ पर फोटोग्राफ मिल गई, फोटोग्राफ क्लिक करी गई तो यहाँ पे कहीं हमें फोटोग्राफ मिल गई, बहुत बढ़िया। अब इस फोटोग्राफ का जब हमने थोड़ा गहन अध्ययन करने का प्रयास किया, क्या किया, वैसे हम करते नहीं लेकिन आज तुम लोग क्लिक कर दे रहे हैं, तो जब इसके हमने टॉप को देखा तो ये फोटोग्राफ पे टॉप पॉइंट कहाँ मिल रहा है, फोटोग्राफ में टॉप पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, फोटोग्राफ में टॉप का पॉइंट जो था सर वो स्मॉल टी, देखो यहां पर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली इस फोटोग्राफ में कौन सा कलर ले लें जिसमें तुम्हें मजा आ जाए, पिंक में मजा आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, अभी नहीं कुछ बोला। बॉटम की पोजीशन को अगर मैं देखूं तो मुझे बॉटम की पोजीशन जो है वो ये मिल रही है, दैट इज स्मॉल बी। मिल रही है कि नहीं, देखो टी टी बी बी, सही है यहां तक, सही है। अब फोटोग्राफ है तो इसमें कोई प्रिंसिपल पॉइंट भी होगा। अगर ये भैया फोटोग्राफ है, यार कलर की कमी है जीवन में, बहुत रंग बहुत कम हो गए हैं, जीवन में रंगों की कमी आ गई है। तो भैया ये जो पॉइंट होगा, मान लो ये जो है तुम्हारा पॉइंट, इसको तुमने बोल दिया स्मॉल के फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल टी क्या है, टॉप ऑफ टावर, बहुत बढ़िया। स्मॉल बी क्या है, बॉटम ऑफ, बॉटम ऑफ टावर, बहुत बढ़िया। स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ टावर, बहुत ही बेहतरीन बात। स्मॉल के क्या है, फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट,
फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट लिख दिया। स्मॉल टी क्या है? पोजीशन ऑफ टॉप ऑफ टावर ऑन फोटोग्राफ, पोजीशन ऑफ टॉप ऑफ टावर ऑन द फोटोग्राफ। और कुछ रह गया क्या? स्मॉल बी क्या है? पोजीशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर ऑन फोटोग्राफ। ये प्यारा सा पॉइंट जो है इसको ओ बोल देते हैं। तो ओ जो है दैट इज योर एक्सपोजर स्टेशन। कोई टर्म रह तो नहीं गया? कोई टर्म यहां छूट तो नहीं गया? कैपिटल टी, कैपिटल बी, टी 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 बी, के एच एच सब आ गया, ओ सब आ गया। ठीक, अब ये मत पूछना सर ये क्या होता है, ये सब हम यही बताते रहेंगे कल तक। एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ एरियल कैमरा। बढ़िया। इच्छा ये है कि हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं? फ्रॉम दिस डिस्कशन वी वांट टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है इसको समझो। समझे? समझो। पेन है मेरे पास? रुको, समझा ही दें, आज मूड हो गया तो समझा दे रहे हैं। वैसे तो तुम्हें पता ही है। मान लो, चलो मान सकते हो, मान लो ये फोटोग्राफ तुम्हें यहां पर जो ऐसे दिख रही थी, इस फोटोग्राफ को हमने कर दिया ऐसे, ये है फोटोग्राफ। तो इस फोटोग्राफ में तुम्हें क्या क्या दिख रहा होगा? इस फोटोग्राफ में तुम्हें कहीं पॉइंट स्मॉल के दिख रहा होगा? जल्दी बोलो हाँ। इस फोटोग्राफ में हो सकता पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट, इसको आपने क्या बोल दिया? स्मॉल बी। एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट जिसको आपने बोल दिया स्मॉल टी। आई होप सभी लोग देख पा रहे हैं। के पॉइंट, बी पॉइंट, टी पॉइंट ऐसा दिख रहा है? जल्दी बोलो हाँ। ये फोटोग्राफ में कुछ ये पोजीशन है। समझने वाली बात ये है कि बेटा ये अगर वर्टिकल फोटोग्राफ है और ये टावर है तो भैया टी और बी दो अलग अलग पॉइंट नहीं होने चाहिए थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी मैं परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ लूं तो इसका टॉप और बॉटम एक ही पॉइंट से तो रिप्रेजेंट होगा। It should be represented by a single point on the photograph if the photograph is perfect vertical photograph। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हो आप? क्योंकि भैया मैं पहले ही बता चुका हूं परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ लेना चाह रहे हैं, ले पाएंगे ये गारंटी नहीं है। तो क्या हुआ जिसकी वजह से आपने बोला कि सर ये सिचुएशन है, और अगर ये सिचुएशन है तो यहीं पे लिखते हैं, अगर ये सिचुएशन है, अबे रुक जाओ भाई, अगर ये सिचुएशन है तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं बोल देता हूं आर, और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं आर नॉट। ये देखो दो डिस्टेंस मैं डिफाइन कर रहा हूं, आर एंड आर नॉट। आर और ये आर नॉट क्या है? दीज आर द रेडियल डिस्टेंस। अब मैं यहां पर ये सेम चीज यहां पर अगर तुम्हें दिखाऊं तो ये स्मॉल के है फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट तुम्हारा बी है और ये पॉइंट तुम्हारा लेट से टी है। तो मैंने कुछ डिस्टेंसेस यहां पर डिफाइन की हैं। लेट से इसको मैं बोल देता हूं डिस्टेंस स्मॉल आर, और इस डिस्टेंस को बोल देता हूं स्मॉल आर नॉट। कुछ भी बोल दो, इसको आर नॉट बोल दो, जो मन करे यार वो इसको बोल दो आर, और इसको बोल दो आर नॉट। ठीक है, तो ये दो टर्म और देखने को मिल रहे आर और आर नॉट, उनको भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देना ठीक रहेगा। आर इज द रेडियल डिस्टेंस, आर इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ
किसकी रेडियल डिस्टेंस आर? ऑफ स्मॉल टी फ्रॉम स्मॉल के, लिखा जा सकता है ऐसा। और आर नॉट जो है, इट इज द रेडियल डिस्टेंस, इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ स्मॉल बी फ्रॉम स्मॉल के। वेरीफाई कर लो, सही लिखा है। यू ऑल कैन वेरीफाई दीज डिस्टेंसेस। तो ये जो फोटोग्राफ आपने क्लिक की है, इस फोटोग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम की जो अलग अलग दो पोजीशन आ रही हैं, उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इस फोटोग्राफ में अगर मैं तुम्हें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दिखाने की प्रयास करूं तो कुछ और नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज स्मॉल डी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्मॉल डी क्या आ जाएगा? आर माइनस आर नॉट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो स्मॉल डी डिस्टेंस होगी कुछ और नहीं होगा, आर माइनस आर नॉट होगा। इसी को बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। हम चाहते हैं कि हमारी फोटोग्राफ में रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो। क्या चाहते हैं? हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी फोटोग्राफ में रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो। क्यों? क्योंकि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट की हाइट पता लगा लेंगे। तो अभी जब मैं इस डी को निकालूंगा, डी नॉट को निकालूंगा, सॉरी आर को निकालूंगा, आर नॉट को निकालूंगा, और उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जब हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो वहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाली है कि इन द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यू विल ऑल्सो फाइंड द टर्म दैट इज स्मॉल एच। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए आगे, क्योंकि देखो फोटोग्राफ में ये स्मॉल डी मेजर करना हमारे लिए बहुत इजी है। फोटोग्राफ में तो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फोटोग्राफ में स्मॉल डी हम मेजर कर लेंगे और किसी तरीके से इस डी को इस एच से रिलेट कर दें, तो फोटोग्राफ की हेल्प से, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से, बिना फील्ड में मेजरमेंट किए बिना हम इस स्मॉल एच की हाइट को बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट की टावर की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट और यूज ऑफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और क्यों रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई है। So what is the basic concept of the relief displacement and how it will be significant for us for the calculation of the height of any object is known to us। तो आओ जरा इतनी बातें कर ली हैं, जरा प्रयास करते हैं। अच्छा, तुम्हारी इच्छा थी कि सर हमें पहले पढ़ा दीजिए, पढ़ते रहो आराम से। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ ही लो, आज तुम पढ़ लो। Relief displacement is the lateral displacement or the shift in the किसमें photographic position of the image of an object due to its relief। क्या relief का मतलब है? एलिवेशन की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में, टॉप और बॉटम की पोजीशन में क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है, लेटरल शिफ्ट हो गया है। जिसको कितना शिफ्ट होगा उसी को बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। If the object above the datum, the relief displacement is outward। अरे कॉमन सेंस की बात है भैया, अगर रेफरेंस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो आउटवर्ड होगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में बी इनवर्ड बिलो द बॉटम। अगर कोई पॉइंट रेफरेंस के नीचे, ये पॉइंट अगर मैं बोल देता T है, ये रेफरेंस है और ये B है, तो क्या देखोगे? यू विल एबल टू सी द इनवर्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेफरेंस के ऊपर बात कर रहे हैं या रेफरेंस के नीचे बात कर रहे हैं, उससे भी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में फर्क पड़ेगा। तो शायद ये जो लिखा हुआ है यही मैंने आपको समझाया भी है, यस और नो। तो इसके आधार पे अगर आगे चला जाए तो फाइनल डेरिवेशन तो हम लोग ऑलरेडी क्लास में करते ही हैं, कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन निकल आते हैं। तो दीज आर द एक्सप्रेशन वेयर डी इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, R इज द रेडियल डायरेक्शन टॉप बॉटम की मैंने बताई थी आपको, R एंड R नॉट। H इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल H इज द फ्लाइंग हाइट एंड स्मॉल h अगेन इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो देखो इन एक्सप्रेशन की हेल्प से आपने कनेक्ट कर दिया किसको और किसको, डी और एच को। तो अगर मुझे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पता है तो क्या यहां से मैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूं, यही मकसद था। तो यहां से दो तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यू विल फाइंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। क्या कहानी है, थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि अगर फ्लाइंग हाइट को बढ़ा दिया जाए तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा दिया जाए तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। अगर रेडियल डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, अरे मतलब क्या बढ़ा दें क्या घटा दें, अगर ये रिलेशनशिप पता है कि कौन सा पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के, कौन सा पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बहुत कठिन नहीं होगा आपके लिए कमेंट कर पाना कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट will increase or decrease for a particular parameter, yes or no। तो ये तो पहला थ्योरेटिकल प्रॉब्लम यहां से मिलता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल, यहां से कैसे, इन द एक्सप्रेशन वन क्वांटिटी विल बी मिसिंग, कोई एक क्वांटिटी मिसिंग होगी। हो सकता है आपको ये सब कुछ दे दे तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, हो सकता है सब कुछ दे दे स्मॉल एच पूछ ले, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। एक पैरामीटर अननोन होगा दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट if you know the basic concept of the relief displacement, yes or no। बोलो भाई, हो जाएगा, ऐसा हो सकता है yes or no। तो आई होप ये बात भी सभी को क्लियर है। तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था। आर नॉट पता है, आर पता है, कैपिटल आर भी पता है, तो यहां से डी निकाल लिया। तो मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग कंफर्म कर दें चैट बॉक्स में अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है। If the entire discussion till now is clear to everyone, let me know in the chat box। चला जाए आगे, आगे मूव कर लिया जाए भाई इसी के साथ। चलिए, तो आज अभी हम लोगों ने यहाँ पर आई थिंक 4 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, कुछ छोटी छोटी बातें और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लाइंग हाइट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द फ्लाइट प्लानिंग पार्ट। फोटोग्रामेट्री के लिए फ्लाइट प्लानिंग के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो समझ लेंगे, फ्लाइट लिखा भी हुआ है, फ्लाइट प्लानिंग क्या होता है, फ्लाइट प्लानिंग और क्या क्या चीजें पढ़नी है समझ लेंगे। तो आप सभी के लिए फिर से इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है कि ऐप भाई डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप में लगातार बहुत सारे इनिशिएटिव आप लोग के लिए प्लान करे गए हैं, क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, नए बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, PYQ डिस्कशन एक्सेस कर सकते हैं। तो सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे इस QR की हेल्प से, या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेंगे प्रेप हॉरिजन, या फिर लिंक भी आपको प्रोवाइड किया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड करके सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब तक नहीं किया है तो कर लो। मुद्दा आता है सर ये फ्लाइट प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे फ्लाइट प्लानिंग वाले पार्ट में। कहानी ये है कि मान लीजिए आपको किसी भी जगह का एरियल फोटोग्रामेट्री करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो कुछ चीजें हैं जो फोटोग्राफ क्लिक करने के पहले हमें डिसाइड कर लेनी चाहिए। जैसे व्हाट विल बी द फ्लाइंग हाइट, जब हम फोटोग्राफ क्लिक कर रहे होंगे तो हमारी हाइट क्या होनी चाहिए, हमारा कैमरा या हमारा एक्सपोजर स्टेशन किस हाइट पे होगा। देखो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा कवरेज बढ़ जाएगा। हाँ, कीपिंग कि अगर आप कैमरे की क्वालिटी को भी उसी अकॉर्डिंग उसी के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज कर रहे हैं तो ज्यादा हाइट से ज्यादा डिटेल कवर कर पाओगे, ज्यादा लार्ज एरिया कवर कर पाओगे। हाइट कम होगी तो एक्सपोजर विल बी लेस। तो ऐसा नहीं कि रैंडम किसी भी हाइट से हम लोग फोटोग्राफ क्लिक कर लेंगे। अगर हमें एरियल फोटोग्रामेट्री करनी है तो व्हाट शुड बी द फ्लाइंग हाइट, ये पता करोगे। सर जो हमारा एयरक्राफ्ट मूव करेगा वो एयरक्राफ्ट किस पाथ को फॉलो करेगा, उसके लिए एक प्री डिफाइंड पाथ होगा। जिस भी एरिया को आपको कंप्लीट करना है, जरूरी नहीं है कि उस पूरे एरिया की इंफॉर्मेशन को आप एक ही फोटोग्राफ में कवर कर पाए।
इफ द एरिया इज क्वाइट लार्ज, अगर एरिया बहुत ज्यादा है, उस केस में देयर मे बी द पॉसिबिलिटी टू कवर द इंटायर एरिया यू नीड टू टेक द मल्टीपल फोटोग्राफ्स। एक फोटोग्राफ से पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत सारे एरिया बहुत बड़ा है, इसके लिए कई फोटोग्राफ्स क्लिक करनी पड़ेंगी अलग अलग पोजीशन से, जिससे हम पूरे ग्राउंड को कवर कर पाए। ठीक है, अब घर बनाना छोटा सा, उसके लिए तो फोटोग्रामेट्री सर्वे करोगे नहीं, तो ऑब्वियसली फोटोग्रामेट्री सर्वे यूजफुल ही वहीं पर होगा, वहीं पर अप्लाई करेंगे जहां पर कवरेज जो है, जिस एरिया की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी, दैट इज वेरी लार्ज। ठीक है, अब ऐसे थोड़ा जहाज लिए घूम रहे हैं, उड़ा रहे हैं। क्लियर है? हाँ, तो मोबाइल वाले कैमरे से नहीं फोटो आ जाएगी 17 प्रो से खींचे पड़े हैं, हाँ? नहीं आएगी, धरे रहो। हाँ, तो एरियल कैमराज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली फॉर प्लानिंग, कोई शहर की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं आप, कोई नया शहर डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इन दिस कंडीशंस फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग विल बी यूजफुल। ठीक है, तो आपने बोला कि सर एयरक्राफ्ट जब मूव करेगा तो किस हाइट से मूव करेगा, ये पता होना चाहिए, ये फिक्स कर लेते हैं। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द प्लानिंग। किस स्पीड से एयरक्राफ्ट मूव करेगा, किस पाथ को फॉलो करेगा, किन किन पाथ्स को फॉलो करेगा, यस और नो। और सर एक फोटोग्राफ क्लिक करी, उसके कितने टाइम इंटरवल के बाद या कितने डिस्टेंस के बाद दूसरी फोटोग्राफ क्लिक करें, उसके बाद कब तीसरी फोटोग्राफ क्लिक करें। सर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब हमारा एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, तो क्या फोटोग्राफ्स में कोई लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग होगी? जब लेटरल डायरेक्शन में एक स्ट्रिप का कंप्लीट करने के बाद जब दूसरे स्ट्रिप में एयरक्राफ्ट मूव करेगा, तो सर इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द साइड ओवरलैपिंग और द लेटरल लैपिंग इन द केस ऑफ फोटोग्राफ? तो ये सब बातें हैं, टाइम इंटरवल क्या होगा, एक्सपोजर इंटरवल क्या होगा, स्पीड क्या होगा, हाइट क्या होगा, ओवरलैपिंग कितनी रखेंगे, कितने स्ट्रिप्स में पूरे एरिया को डिवाइड कर रहे, ऑल दीज आर द important points that you should plan before the actual फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग बोल सकते हो। प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले ये सभी पार्ट डिस्कस कर लेना, आपके लिए क्या रहने वाला है, बेटर रहने वाला है। क्लियर हो गया? तो फ्लाइट प्लानिंग क्या होता है ये मैंने बता दिया। फ्लाइंग हाइट, एक्सपोजर इंटरवल, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गेट को ये टॉपिक बहुत पसंद है, गेट को यहाँ से ये टॉपिक जो है वो बहुत, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, पूरे एरिया, अभी मैंने बोला ना मल्टीपल फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का एरिया ऐसे समझ लो, 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का एरिया है और आपको एरियल फोटोग्रामेट्री करना है, तो इतना बड़ा लार्ज एरिया, जाहिर सी बात है केवल एक फोटोग्राफ से तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, सैटेलाइट से इमेज नहीं ले रहे हैं, एरियल फोटोग्रामेट्री की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली उस केस में क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस यू नीड टू टेक द मल्टीपल फोटोग्राफ्स। मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे हमें, यस और नो। तो मल्टीपल फोटोग्राफ्स में कितने फोटोग्राफ्स लें जिससे हम इफेक्टिवली उस पूरे एरिया को कवर कर पाए? तो यहां से 2 नंबर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गेट में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है सभी एग्जाम में। हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री टू कवर द गिवन एरिया। तो इनके बारे में एक एक करके थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, तो ये पार्ट भी आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझा देता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राउंड का एरिया है जिसको आपको कवर करना है। अब आपने बोला सर ये एक बार में तो कवर हो नहीं पाएगा, तो आपने बोला ठीक है सर इसको मल्टीपल फोटोग्राफ वाले कंसेप्ट से कवर करेंगे। तो सर ये पहला रास्ता है, पाथ है, जिसको आप बोल रहे हैं स्ट्रिप फॉर द एयरक्राफ्ट। मतलब पहले हमारा एयरक्राफ्ट इस पाथ को फॉलो करेगा। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये मूवमेंट की, एयरक्राफ्ट के मूवमेंट की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। सिमिलरली दिस यू कैन से लेटरल और साइड डायरेक्शन, यस और नो। ठीक है, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो अब ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्या है ये आज समझ लेते हैं, इसके बाद बाकी टॉपिक्स हम लोग
नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। फ्लाइट प्लानिंग का पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, और थोड़ी सी बातचीत हम लोग और करेंगे स्टीरियोस्कोपी से रिलेटेड, पैरेलैक्स से रिलेटेड। ठीक है, सिलेबस का पार्ट था। तो मोर और लेस कि अगला जो डिस्कशन होगा वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। ये जो अभी तक का जो डिस्कशन है इसको इसीलिए मैं दो पार्ट में कर देता हूँ, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है ये यूजफुल है सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साथ साथ जियोमेट्रिक्स वालों के लिए भी। ठीक है, चलिए। तो अब आपने बोला सर ये स्ट्रिप 1 है। स्ट्रिप 1 है सर, पहले एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे मूव करेगा, फिर सिमिलरली क्योंकि एक ही स्ट्रिप में पूरी फोटोग्राफ्स में एरिया कवर हो नहीं पाएगा, तो ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। मतलब पहले हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पर मूव करेगा, अलग अलग पोजीशन से फोटोग्राफ लेगा। फॉर एग्जांपल ये फोटोग्राफ 1, फिर ये लेगा फोटोग्राफ 2, फिर ये लेगा फोटोग्राफ 3, फिर आ जाएगा वापस यहाँ लेगा फोटोग्राफ 4, यहाँ लेगा फोटोग्राफ 5, यहाँ पर लेगा फोटोग्राफ 6, यहाँ पर लेगा फोटोग्राफ 7, और यहाँ पर लेगा फोटोग्राफ 8, यहाँ पर लेगा फोटोग्राफ 9, यहाँ पर लेगा फोटोग्राफ 10, और यहाँ पर लेगा फोटोग्राफ 11 एंड सो ऑन। कुछ ये प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट लाइन कवर हो जाएगी, फिर सेकंड में आएगा, फिर थर्ड में आएगा। इस फोटोग्राफ के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ग्राउंड का एरिया कवर हो रहा होगा। क्यों भाई? इस फोटोग्राफ के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ग्राउंड का एरिया कवर हो रहा होगा। तो मान लो फोटोग्राफ 1 में ये येलो वाला एरिया जो है वो कवर हो रहा है, तो मैं ओवरलैपिंग करके दिखा रहा हूं, फोटोग्राफ भी है और ग्राउंड भी है। ठीक है, सिमिलरली जब आपने ये फोटोग्राफ ली है सेकंड फोटोग्राफ, तो यहां पर भी तो कुछ एरिया आप कवर कर रहे होंगे, यहां पर भी ग्राउंड का कुछ एरिया कवर हो रहा होगा। मान लो सेकंड वाली फोटोग्राफ में द कवरेज ऑफ द एरिया इज लाइक दिस, हो सकता है ऐसा, एंड सो ऑन। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दो फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं। हम पहले कलर ढूंढेंगे, आज मूड हो गया खराब। ये कलर तो है ही है मेरे पास। आओ, वाह, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, तो मैं नहीं लग रहा दिस इज कॉमन इन बोथ फोटोग्राफ 1 एंड फोटोग्राफ 2। ये वाला जो ग्राउंड का पार्ट जो हैज्ड पार्ट है ये फोटोग्राफ 1 में भी है और साथ साथ फोटोग्राफ 2 में भी है। ऐसा आगे भी होगा। ये जो तीसरी फोटोग्राफ आपने ली है बेटा, ये जो तीसरी फोटोग्राफ ली है, ये भी तो कुछ ना कुछ एरिया ग्राउंड का कवर कर रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। तो मान लो तीसरी फोटोग्राफ जो है वो ये एरिया कवर कर रही है। अगेन यू विल फाइंड सम ओवरलैपिंग ऑफ द ग्राउंड पोर्शन। ग्राउंड की डिटेल की ओवरलैपिंग दिख रही है, दिख रही है? बोलो हाँ। ये गलती से नहीं हो जा रही है, ये हम कर रहे हैं। ऐसी ओवरलैपिंग हम इंटेंशनली प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ये समझेंगे, अभी केवल ये समझो ये जितनी भी ओवरलैपिंग हुई है, तो मैं नहीं लगता है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हुई है, तो इनको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल लैप। इनको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल लैप या फिर लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। ये पूरी एक फ्लाइट लाइन में हमारा एयरक्राफ्ट गया, अलग अलग पोजीशन से 3 फोटोग्राफ क्लिक करी और कुछ ऐसे हालात थे जो मैंने आपको दिखाए। पूरा कंप्लीट करने के बाद एयरक्राफ्ट आया और उसने कहा अब हम फिर से मूव करेंगे इस फ्लाइट लाइन के अलोंग। ठीक है, करने दो। अब मुझे लग रहा कुछ कलर की कोई कमी नहीं, बहुत। तो आपने यहां से जो फोटोग्राफ क्लिक करी, फॉर एग्जाम्पल दिस फोटोग्राफ वॉज कवरिंग द एरिया लाइक दिस। ये फोटोग्राफ जो है ये व्हाइट वाला एरिया कवर कर रहा है, और ये देखो साइड में ओवरलैपिंग दिख रही है। सिमिलरली जो फोटोग्राफ 5 है, सिमिलरली जो फोटोग्राफ 5 है, सिमिलरली जो फोटोग्राफ 5 है, तो फॉर एग्जांपल दिस 5 विल कवर द एरिया लाइक दिस। अब तुम मन की भावनाओं को समझो, ज्यादा लोड मत लो। तो यहाँ पर ये फोटोग्राफ 5 में
ये लॉन्गिट्यूडनल लैप भी दिख रहा है और ये साइड लैप भी दिख रहा है। विजुलाइज कर पा रहे हो? तो इंटेंशनली हम लोगों ने किया ये जो लैपिंग आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं साइड ओवरलैप, या फिर इसी को और बोल सकते हैं लेटरल लैप। अब आ जाओ कंसेप्ट पे। कंसेप्ट ये बोलता है कि जब कभी भी हम लोग एरियल फोटोग्रामेट्री करते हैं तो इंटेंशनली हम लोग ये ओवरलैपिंग करते हुए फोटोग्राफ करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि ग्राउंड का कुछ पोर्शन जो होगा वो मल्टीपल फोटोग्राफ्स में विजिबल होगा। इसको करने के कारण क्या है? वाई वी आर प्रोवाइडिंग द ओवरलैपिंग इन द केस ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री, और एरियल फोटोग्रामेट्री में कितना ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं, ये दो बातें आपको समझनी है। अभी तक मैंने जो आपको समझाया है वो है कि ओवरलैपिंग ऑफ फोटोग्राफ्स होता क्या है। समझ में आ गया? ओवरलैपिंग ऑफ फोटोग्राफ होता क्या है ये सभी को समझ में आ गया है, यस और नो? अगर यहां तक आ गया है तो फिर हम लोग आगे भी कुछ चीजों को समझ सकते हैं या समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है, समझ ही लेते हैं। तो आपने बोला सर देखो दो तीन मेन कारण है, मुद्दे की बात किया कि यार देखो जब कभी भी इतना सेटअप तुमने लगाया है, इतनी तैयारियां की हैं, तो अगर मान लो आपने प्रॉपर वे में फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं करी हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राउंड का कुछ पोर्शन हो जो छूट जाए हमसे फोटोग्रामेट्री में। मतलब ऐसा कोई पोर्शन भी हो सकता है अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई जिसकी वजह से हो सकता है कि वो एरिया की फोटोग्राफ ही आपके पास अवेलेबल ना हो। मिस कर दिया आपने किसी एरिया की डिटेल को कलेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो पहली बात तो ऐसी सिचुएशन ना आए कि भाई अगर कोई भी पार्ट अगर मिस हो गया तो उस जगह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कैसे मिल जाएगी? फोटोग्राफ तो है नहीं। तो डबल सेफ्टी के लिए क्या कर रखा आपने कि भैया ओवरलैपिंग करके चलो, तो ओवरलैपिंग करके सारा एरिया एक फोटोग्राफ में नहीं होगा तो एरिया किसी न किसी दूसरे फोटोग्राफ में होगा। इस स्ट्रिप की फोटोग्राफ में नहीं होगा तो लेटरल जो एडजेसेंट स्ट्रिप है उसकी फोटोग्राफ में होगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेफ्ट आउट ना हो, उसके लिए हम लोग ये ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला बात। दूसरा बात है कि जब आप मल्टीपल फोटोग्राफ्स ले लेंगे, अल्टीमेटली आपको इन फोटोग्राफ्स की हेल्प से इस ग्राउंड की, इस जगह की डिटेल को भी पता लगाना है। फोटो खींचना केवल मकसद थोड़ा था। मकसद क्या था कि उन फोटोग्राफ की हेल्प से वहां की इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट कर पाए। तो जब हमारे पास, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्टीरियोस्कोपी, हाँ, स्टीरियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर आप इन फोटोग्राफ को प्रोसेस करते हैं। ऐसा अभी के लिए समझ लो कि उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम डेप्थ परसेप्शन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। और डेप्थ परसेप्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है स्टीरियोस्कोपी में, वो होती है ओवरलैपिंग वाला एरिया। इस ओवरलैपिंग वाले एरिया को फोटोग्राफ में ही प्रोसेस करके हम जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी हाइट, उनकी डेप्थ का परसेप्शन कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टीरियोस्कोपी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, चीजों को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहां पर हमें इन फोटोग्रामेट्री में ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को प्रोवाइड करना। आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं सभी के लिए, यस और नो? यहां तक की सभी बात सभी को क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था ओवरलैपिंग का। तो ओवरलैपिंग होता क्या है, क्यों करते हैं, अब हमने जितना हमको आता था वो हमने सब तुम्हें बता दिया है, और तुम भी जरा समझने का प्रयास करो। तो इन एरियल सर्वे वर्टिकल फोटोग्राफ्स आर टेकन एट अ प्रॉपर इंटरवल। बहुत अच्छी बात लिख दी इन्होंने, ये तो पता ही नहीं था। टू गिव द डिजायर्ड ओवरलैप ऑफ द फोटोग्राफ्स इन द स्ट्रिप। अच्छा, द फोटोग्राफ्स आर एक्सपोज्ड इन सच अ वे that any two consecutive photographs have some common coverage. This overlapping of the
This overlapping of the photographs along the flight strip is known as the longitudinal overlap, या फिर इसी को बोल देते हैं एंड ओवरलैप, या फिर फॉरवर्ड ओवरलैप, या फिर सिंपली बोल देते हैं ओवरलैप। और लेटरल डायरेक्शन में जो आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लेटरल ओवरलैप बोल सकते हैं आप, या फिर उसी को आप क्या बोल सकते हैं, साइड ओवरलैप भी बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? क्लियर है सभी को बात? ओवरलैपिंग क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितना प्रोवाइड करते हैं, ये गाइडलाइन भी आपको ध्यान रखनी है। जनरली प्रैक्टिस की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप जो होता है वो 60% होता है, और लेटरल या साइड ओवरलैप जो होता है वो 15 से लेके 35% होता है। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज पीएल से। जनरली इसको हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं, और लेटरल या साइड ओवरलैप को स्मॉल पीएस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता है। तो एक बार सभी बच्चे एक बार कंफर्म कर देंगे, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे क्या ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्लियर है? क्या क्या मैंने डिस्कस किया, ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग क्यों करते हैं, और ओवरलैपिंग कितना प्रोवाइड करते हैं। दीज पॉइंट्स आई हैव कवर्ड टिल नाउ। और मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को भी समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी अगर आप चीजों को सही से सुन रहे हैं तो। लास्ट में पूछ लिया जाता है व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द ओवरलैप, ओवरलैप के एडवांटेज क्या हैं, तो मैंने सब बता रखा है। ओवरलैप के एडवांटेज क्या, कोई डिस्टॉर्शन होगा तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग की वजह से कोई अनकवर्ड पोर्शन अगर होगा तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मिस नहीं होगी कोई इंफॉर्मेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको, स्टीरियोस्कोपिक विजन, हाँ, जो आपको एग्जैक्ट डेप्थ परसेप्शन करना था, डेटा को एनालाइज करना था, स्टीरियोस्कोपी में सबसे इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट जो चीज होगी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, वो होने वाला है फोटोग्राफ का ये ओवरलैप वाला पोर्शन। तो आई होप ये सभी बातें यहां तक की क्लियर हो गई हैं। तो सर एक बार जरा एक बार समराइज कर दीजिए आज की क्लास में क्या क्या ज्ञान दिया है आपने। तो बेटा ये फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोगों ने फोटोग्रामेट्री में क्या क्या पढ़ लिया है एक बार देख लेते हैं। तो जिन भी लोगों ने लेक्चर को मिस कर दिया है तो लेक्चर अवेलेबल रहेगा ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी, तो एक बार कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। और ये जितना भी क्लास का पीडीएफ है ये सारा पीडीएफ आपको ऐप पर एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करके, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आपको ऐप का लिंक भी दे दिया गया है और साथ साथ इस कोर्स का लिंक भी दे दिया गया है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप क्लास और पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला चीज मैंने बताया था कि ये व्हाट इज दिस फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग। फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग होता क्या है, इस पे आज हम लोगों ने चर्चा कर ली। फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग के बाद हम लोगों ने बात कर ली टाइप्स ऑफ फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग। अरे टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ और या ग्रामेट्री या फिर एरियल फोटोग्रामेट्री की बात कर ली, एरियल फोटोग्रामेट्री की बात कर ली। यहां से फिर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ का, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, ये डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, दैट पार्ट वी हैव कवर्ड। देन वी हैव डिस्कस्ड, अगला पार्ट क्या डिस्कस किया था, स्केल हो गया, डिस्टेंस हो गया, देन वी हैव डिस्कस, और क्या पढ़ा ला भाई, टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया,
relief displacement, then we have discussed the concept of relief displacement की बात कर ली, और relief displacement के बाद हम लोगों ने बात कर ली overlapping की. We have also discussed the concept of overlapping in detail. तो इतने टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए. In this lecture we have covered all these topics, yes or no? तो yes, you will get the PDF. ये PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ये PDF आपको मिल जाएगा तो ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड. कॉमन पोर्शन जो है आपका उसके एंड पे है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो प्रेप हॉरिजन ऐप में ये आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे. तो डाउनलोड दिस ऐप फॉर द पीडीएफ एंड द फर्दर क्लासेस. इस क्यूआर की हेल्प से, वीडियो में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, लिंक की हेल्प से या फिर डायरेक्टली सर्च करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. और कमेंट्स जरूर करिए. हाँ, लेक्चर को अगर आपने देखा है तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको जरूर कमेंट करिए. सारे कमेंट्स आपके सम्मान पूर्वक देखे जाते हैं. और आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई डाउट से क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा. ठीक है सभी लोग. तो ये सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे ये ऐप, और यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे इस क्लास का. सभी लोग मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में. तो क्षितिज सचान AIR30 या फिर इस क्यूआर की हेल्प से टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाएंगे. तो जितने भी अपडेट हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, वो सब कुछ आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे. तो आज की क्लास के डिस्कशन को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं. मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में फोटोग्रामेट्री के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर फ्लाइट प्लानिंग, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और स्टीरियोस्कोपी के बारे में बातचीत की जाएगी. ठीक है. तो यस, स्टे कनेक्टेड फॉर द रेगुलर अपडेट अबाउट ऑल द क्लासेस. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन. डू शेयर योर एक्सपीरियंस, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो with all of your friends who are preparing for civil engineering as well as for geomatics engineering. तो सभी लोग के साथ शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन. दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग. थैंक यू.